अच्छा एक बात बताइए, जब आपको छुट्टी चाहिए होती है आप बड़ा ऑनेस्ट रीजन देते हैं या फिर मैनिपुलेट करते हैं, या फिर कुछ ऐसा रीजन कि जिससे बॉस पिघल जाए और बोले कि हाँ ठीक है भाई छुट्टी ले लो? ऑनेस्ट रहने की कोशिश करते हैं। मैं तो छुट्टी के लिए जाती हूँ, बात करती हूँ, और फिर बॉस कहता है कि नहीं आना पड़ेगा, फिर वो खुद की गिल्ट होती है कि छुट्टी नहीं मिल पाती। फिर क्या कभी ऐसा सोचा है कि इससे अच्छा तो मैं कोई और इमोशनल रीजन दे देती? मतलब लगता है कि हाँ कुछ और बहाना ही मार देते, पर अभी तक मारा नहीं है, पर हाँ बहाना मार सकते हैं। मेरे बॉस तो इतने अच्छे, मैं उनको सच बता देती हूँ, वो छुट्टी दे देते हैं, कोई बात नहीं, जाओ। मतलब आप सच बता देते हैं? बिल्कुल। मुझे लग रहा है ये बॉस टू बॉस डिपेंड करता है। हाँ ये होता है कि और बॉस के साथ आप कैसे उनको बताते हो, हमेशा से जैसे मैंने सच बताया तो वो यकीन कर लेते हैं, मतलब मैं सच ही बताती हूँ। कुछ लोग हमेशा झूठ ही बोलते हैं, मतलब कुछ और ये जानकारी में और ये चीज बॉस को पता चल जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोलकर छुट्टी ले रहा है। आप बताइए। हमेशा ऑनेस्ट रहना ही ठीक है। वैसे भी बहुत लिमिटेड छुट्टियां रहती है तो खुद को यकीन रहता है कि छुट्टी ऐसे मारी नहीं है कभी झूठ बोल के, तो जब भी बोला है ऑनेस्ट बोला है और छुट्टी मिल गई है, इसीलिए कोई गिल्ट कोई दिक्कत नहीं है। पता है हम ये बात क्यों कर रहे हैं? एक बड़ा ऑनेस्ट सा रीजन देते हुए एक शख्स ने अपनी छुट्टी की एप्लीकेशन दी। अब देखिए, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए छुट्टियां जरूरी हैं। कुछ दफ्तरों में छुट्टियां आसानी से मिल जाती हैं और कुछ जगहों पर छुट्टी हासिल करने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है। वैसे यहाँ भी हम पांचों में आपको अलग अलग रीजंस पता चल ही गए होंगे। छुट्टी ना मिलने की आशंका हर बार रहती है। कई लोग बीमारी का बहाना बना देते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक चिट्ठी वायरल हो रही है, छुट्टी की चिट्ठी, यानी कि एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन वायरल हो रही है, और जो इसमें रीजन दिया गया है, कारण वही है। आपको बता दें कि इस लीव एप्लीकेशन में उसने लिखा कि उसकी गर्लफ्रेंड एक दिन बाद छुट्टी पर जा रही है और वो जनवरी में वापस लौटेगी। ऐसे में गर्लफ्रेंड के साथ एक दिन गुजारने के लिए उसे छुट्टी चाहिए। इस एप्लीकेशन पर बॉस का जवाब भी सुर्खियां बटोर रहा है। बॉस ने ये एप्लीकेशन सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि एक दशक पहले शायद ऐसी छुट्टी के लिए लोग सुबह सुबह बीमारी का बहाना बनाते थे, लेकिन आज ये एप्लीकेशन पारदर्शी है और समय से भेजा गया है। आगे उन्होंने लिखा है कि वक्त बदल रहा है, प्यार को कोई ना कैसे कह सकता है, इसलिए लीव अप्रूव्ड है। तो बहुत ही ऑनेस्ट वैसे तो ज्यादा ही एक दशक नहीं, एक सेकंड, ये एक दशक पहले की बात बता रहा है ना, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक दशक पहले ऐसे ही हमारे एक मित्र ने छुट्टी ली थी और उसको छुट्टी मिल गई थी। तब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, लेकिन वही आपने कहा ना कि बॉस अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। लेकिन बॉस का मूड अच्छा हो और आप ऐसा बहाना दो तो वो खुशी होंगे और कहेंगे मूड देखकर जाना चाहिए, इस बार तो हाँ बोल देंगे। बिल्कुल। तो भाई सोशल मीडिया पर क्या क्या हमें नई जानकारी मिल रही है। देखिए आपकी 10 साल पुरानी भी कोई जानकारी मिल रही है। हाँ, इसका मतलब ये है कि हमेशा सच बोल के सच बोलना चाहिए। वैसे मेरे पास ना पिछले 2-3 साल से लगभग एक ही रीजन होता है छुट्टी का, तो वो बॉस को भी पता है। खैर आगे बढ़ते हैं, बात मौसम की कर लें। हमारे पीछे देखिए बर्फबारी हो रही है क्योंकि मौसम का मिजाज सर्द बना हुआ है। उत्तर भारत ठिठुर रहा है, दिल्ली में आज स्मॉग छाया रहा, शीतलहर भी चल रही है और ऐसा ही हाल दिल्ली के आसपास के शहरों का भी है, जबकि पहाड़ों पर मौसम बेहद कूल बना हुआ है। उत्तराखंड के चमोली में बर्फ से वादियां सफेद हो गई हैं, हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, जबकि कई ऐसे हिल स्टेशन हैं जहां ठंड तो है मगर लोगों को बर्फबारी का इंतजार है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता दिख रहा है, जिसके असर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। उत्तरी भारत में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आधा दिसंबर गुजरने के बाद भी फिलहाल ऊंचे इलाकों में उम्मीद के मुताबिक बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन ठंड बेतहाशा है। तापमान माइनस में ही दर्ज किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के कई क्षेत्रों में तापमान 0 से काफी नीचे है। इसका असर लाहौल के कोकसर की तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है। यहाँ बहने वाले प्राकृतिक झरने फिलहाल जमे हैं, कांच की तरह ट्रांसपेरेंट और सख्त बर्फ की दीवार का रूप ले चुके हैं। इसी तरह से घाटी में ऊपर की तरफ जाते हुए छोटे नाले, पतली जलधाराएं और पहाड़ों से रिसता पानी भी पूरी तरह जम चुका है। लेकिन सर्दी के मौसम में पहाड़ों की यह खूबसूरती पर्यटकों को अपनी तरफ खींच रही है। अटल टनल से लगभग 10 किलोमीटर आगे ग्राम्फू
इन दिनों एक लाइवली टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार इतनी ज्यादा ठंड में मैं आई हूँ, मुझे यूजुअली आदत नहीं है इतनी ठंड की, तो जैसा आप बोल रहे हैं माइनस में है टेम्परेचर, तो बहुत अलग फीलिंग है क्योंकि पुणे में यूजुअली इतनी ठंड होती नहीं है। एंड बर्फ भी मैंने पहली बार देखी है यहाँ पे भी, रोहतांग पास में भी, तो काफी अलग इंटरेस्टिंग और सीरीन एक्सपीरियंस था ये। बहुत ही बढ़िया। पहले कुछ ऐसा था ही नहीं कि बर्फ होगी भी या नहीं होगी, फिर आपने कहा जाके देख लेते, घूम ही आएंगे। मनाली पहले आए भी नहीं कभी, तो एक मनाली भी घूमाएंगे और होगी तो एंजॉय कर लेंगे। पर यहाँ पता चल रहा है हमारे वहाँ तो दिखती ही नहीं, तो यहाँ बढ़िया है। हमारे वहाँ ठंड होती ही नहीं, तो हमारे लिए तो बहुत ही बढ़िया है। ठंड एंजॉय करने आए थे हम तो स्पेशली, बढ़िया है, सब मस्त है। हम स्नो ही देखने आए थे, सिर्फ स्नो एंजॉय करने आए थे माउंटेन पे। बहुत मजा आया माउंटेन पे और स्नो में। हम पहाड़ तक ऊपर चढ़े माइनस टेम्परेचर में, बहुत मजा आया। हाँ, बर्फ देखने की बहुत इच्छा थी, इसलिए प्लानिंग सिर्फ बर्फ देखने के लिए बनाई, वादियाँ पहाड़ देखने के लिए बनाई, और बहुत मजा आया पहाड़ देख के, बर्फ देख के, और बर्फ में ऊपर चढ़ के मजा आया। टूरिस्ट काफी आ रहे हैं, या तो लोग बारालाचा जा रहे हैं या वो शिंकुला जा रहे हैं। अगर तो घाटी की बात करो तो उधर जा रहे हैं। तो तीन यहाँ से, फिर रोहतांग में भी अभी खुला ही है 4x4 के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि तीन चारों जगह पर काम अच्छा हो रहा है। तो आने वाला समय में अगर बर्फ और थोड़ी पड़ती है तो फिर यहाँ जो है कारोबार अच्छा हो जाएगा। आधा दिसंबर गुजर गया है। पहाड़ों पर जिंदगी कैसी गुजर रही है, ये तस्वीरें आप बयां कर रही हैं। पहाड़ों पर अभी उतनी बर्फ नहीं है जितनी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन हल्की बर्फ ने ही पहाड़ों का माहौल बदल दिया है। ये लद्दाख है। स्नोफॉल की अगर बात करेंगे, जितना लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ऑलरेडी ये फोरकास्ट भी दिया था कि एक और स्पेल ऑफ स्नोफॉल होगा, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थे उसके मुताबिक बहुत ही कम स्नोफॉल देखने को मिली। एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में अच्छी स्नो होगी, क्योंकि विंटर को यहाँ स्नो के लिए माना जाता है। द्रास को बोर्ड ऑफ स्नो माना जाता है विंटर के लिए। हम एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले दिनों में अच्छी स्नोफॉल होगी, और यहाँ विंटर टूरिज्म हो या बाकी चीजें, उसका काफी अच्छा प्रमोशन होगा। उधर उत्तराखंड में अब तक बर्फ बरसी नहीं है, मगर सूखी ठंड ने जीवन की रफ्तार मानो थाम दी है। ठिठुरन ऐसी कि मानो नदी नाले, झरने बर्फीली खामोशी ओढ़कर थम गए हों। दिन में धूप की हल्की सी राहत जरूर लोगों को भा रही है। हालांकि नवंबर और अक्टूबर में बर्फबारी हुई थी, उसके बाद बर्फबारी नहीं हो रही है, और अब कोरी ठंड का प्रकोप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो कि पाला, जो पानी की बूंद बूंद है, वो जम चुकी है। जो यहाँ हेमकुंड साहिब में बर्फ गिरी थी, वो भी अब पाले में तब्दील हो चुकी है। लेकिन नई बर्फबारी का अब हर किसी को इंतजार है, क्योंकि कोरी ठंड के चलते बद्रीनाथ हो या फिर हेमकुंड साहिब या नीतीमाणा घाटी, हर तरफ जितनी भी पानी के झरने हैं, बूंद बूंद पानी है, वो सब जम चुका है। फिलहाल तो देश के इन पहाड़ी राज्यों में मामूली बर्फबारी के बाद रास्ते बर्फ की सफेदी में गुम हो गए लगते हैं। ऊपर से माइनस में तापमान बर्फीला एहसास दे रहा है, लेकिन मौसम धीरे धीरे जिस तरह से करवट ले रहा है, उम्मीद है कि जल्द ही नेचर की ये सफेद सौगात पहाड़ों पर मेहरबान होगी। हिमाचल प्रदेश से मनविंदर अरोड़ा, लद्दाख से अशरफ वानी, उत्तराखंड के चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो वहीं बात करें उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाया हुआ है। आज भी कई जगह घने कोहरे के बीच गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। लोग ठंड से ठिठुरते नजर आए हैं। मिनटों का सफर घंटों में बदल गया है, मगर कहा जा रहा है कि ये तो बस शुरुआत है, ठंड के प्रचंड दिन अभी आने वाले हैं। 20 तारीख के बाद ये भी कहा जा रहा है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी एक्टिव हो सकता है, पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है, मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है, और मौसम विभाग ये अनुमान जता रहा है कि सिर्फ पहाड़ी नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी ठंड और बढ़ेगी। कोहरा, धुंध और स्मॉग इन दिनों उत्तर भारत के ज्यादातर मैदानी शहरों की ऐसी ही तस्वीर है। हाईवे हो या गली मोहल्ला, सब जगह सफेद धुआं छाया हुआ है। इतना घना कोहरा कि हाईवे पर बगल से गुजरती गाड़ियां तक दिख नहीं रही, न ही गलियों से गुजरती कार नजर आ रही हैं। चंडीगढ़ में सुबह जब लोगों की आंख खुली तो धुएं की चादर से उनका सामना हुआ।
वहां के हाईवे पर कोहरे ने इस कदर कब्जा जमाया है कि फराटा भरने वाली गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। अब कोहरे की मोटी चादर के साथ ठंड भी प्रचंड हो चली है। बताया गया कि इस सीजन में चंडीगढ़ में पहली बार इतना कोहरा पड़ा है। के मौसम की शुरुआत हुई है और इस बार चंडीगढ़ की जो पहली फॉग है वो आज पड़ी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह एक थिक ब्लैंकेट ऑफ फॉग है और जो व्हीकल उस तरफ से आ रहे हैं मोहाली की तरफ से और चंडीगढ़ को जा रहे हैं। मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं और किस तरह ब्लिंकर लाइट्स ऑन करके आ रहे हैं। विजिबिलिटी काफी पुअर है और नॉर्मली हमने देखा है चंडीगढ़ में क्लियर स्काई था कल तक और फॉग नहीं थी। हरियाणा में फॉग थी, पंजाब के कुछ और रीजन में थी, लेकिन चंडीगढ़ में इस वक्त मौसम जो है लगभग 17-18 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन विजिबिलिटी पूरी गिर गई है। ठंड और कोहरा बढ़ने की वजह से पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी बताई जा रही है। माना जा रहा है कि 22 दिसंबर से ठंड प्रचंड रूप ले लेगी, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है जो बर्फबारी और बारिश ला सकता है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पहले से ठंड ने दस्तक दी हुई है। अब मैदानी इलाकों तक इसका दायरा बढ़ गया है। यहाँ फसलों पर ओस जम गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि 21 दिसंबर से कश्मीर में चल रही सूखी ठंड के दिन बारिश के साथ खत्म हो सकते हैं और इसी के साथ वहाँ चिलाई कलां यानी सर्दियों के सबसे प्रचंड 40 दिनों की शुरुआत हो सकती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी हिमालय से आ रही ठंडी हवाओं का असर साफ नजर आ रहा है। तापमान तेजी से लुढ़का, ठंडी हवाओं की रफ्तार और पैनी हो गई। राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो इस समय तापमान में काफी गिरावट है। अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ फॉग है इस समय और सुबह होने के बावजूद भी अभी तक धूप नहीं निकली है। यानी कि ये तो साफ है कि जिस तरीके से लोग दिनों में भी अपनी लाइट्स जलाकर रख रहे हैं, बाहर ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, जिस तरीके से ये पछुआ हवा चली है यानी कि वेस्टर्न चली है, उस तरीके से लेकर काफी सेल्सियस का गिरावट दर्ज किया गया है। भोपाल में आसमान साफ हुआ तो लोग सुबह के वक्त सैर के लिए निकल पड़े, लेकिन शीतलहर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। आज ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, अच्छी ठंड है और जो है बताया गया था कि जैसे कि ठंड पड़ेगी वैसी अच्छी ठंड पड़ रही है। आपको देख के लेकिन लग नहीं रहा कि ठंड है। सर ये तो योगा है, एक्सरसाइज है और क्या है। बाकी अगर एक्चुअली देखा जाए तो पूरा कवर करके आते हैं मॉर्निंग में और यहाँ तक आते आते सब उतारना पड़ता है। अगर आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग का अनुमान सही रहा तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में घना कोहरा छाया रह सकता है। दूसरी तरफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी। इससे दिल्ली और आसपास के शहरों में ठंड बढ़ जाएगी, लेकिन प्रदूषण का स्तर कम होने की उम्मीद, जिसकी दिल्ली वालों को सबसे ज्यादा जरूरत है। चंडीगढ़ से असीम बस्सी, भोपाल से रवीशपाल सिंह और लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय नौसेना की ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी क्रम में गोवा में MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर की दूसरी स्क्वाड्रन INS 335 को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कमीशन किया है। जी हाँ, इस हेलीकॉप्टर की क्या खूबी है और कैसे ये दुश्मन को मार गिराने में सक्षम है, सब कुछ जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। आसमान का ताकतवर योद्धा और समंदर की सरहदों का रक्षक MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर। हवाई हमलों का एक्सपर्ट ये हेलीकॉप्टर अब नौसेना की ताकत को और बढ़ाने आ गया है। गोवा के INS हंसा में MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर की दूसरी स्क्वाड्रन का आज कमीशन हो गया। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की मौजूदगी में इस नए स्क्वाड्रन को हिंद का योद्धा बनने का गौरव हासिल हुआ। जब पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उस दौरान इस मल्टी मिशन MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर ने अपनी भूमिका निभाई थी और अब यहाँ पश्चिमी सरहद पर यानी कि मुंबई के पास गोवा में इसकी दूसरी स्क्वाड्रन तैनात हो रही है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने आज इसे दूसरी स्क्वाड्रन के तौर पर 335 स्क्वाड्रन के तौर पर यहाँ पर कमीशन किया है और ये इस वक्त दुनिया का सबसे आधुनिक
मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है जो युद्ध के मोर्चे से लेकर राहत और बचाव के काम में इस्तेमाल होता है। ये न सिर्फ समुद्र की ऊपरी सतह बल्कि गहरे समंदर में पनडुब्बी के खिलाफ भी ऑपरेशन कर सकता है। MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स का बेड़ा मजबूत होने से भारत ने हिंद महासागर को एक अभेद्य सुरक्षा कवच में महफूज कर दिया है। साल 2020 में अमेरिका से खरीदे गए 24 रोमियो हेलीकॉप्टर में से अब दूसरी स्क्वाड्रन तैयार हो गई है। रोमियो हेलीकॉप्टर्स के पहले स्क्वाड्रन को पिछले साल मार्च के महीने में कमीशन किया गया है। MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स की संख्या बढ़ने से नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो गया है। इन हेलीकॉप्टर्स में ऐसी कई खासियतें मौजूद हैं जो इन्हें जंग के आसमान का ऑलराउंडर बना देती हैं। MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर का नाम सबसे आधुनिक मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर्स में शुमार है। इसे एंटी सबमरीन वारफेयर में महारत हासिल है। ये घातक हेलफायर मिसाइल से लैस है। इसमें मार्क 54 टॉर्पीडो लगाए गए हैं। हमले के लिए इसमें रॉकेट और मशीन गन भी तैनात हैं। दुश्मन की पनडुब्बी का पता लगाने के लिए इसमें सोनार सेंसर लगे हैं। सोनोबॉय लॉन्च सिस्टम से ये गहरे समंदर में दुश्मन को तलाश लेता है और सेल्फ डिफेंस के लिए इसमें इंफ्रारेड डिवाइस लगी है। ये दूर से आ रहे खतरे को भांप लेती है। हेलफायर मिसाइल से लेकर टॉर्पीडो से लैस किया गया है और ये मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसकी अगर मारक क्षमता की आप बात करें, पनडुब्बी रोधी जो सोनोबाय सिस्टम, सोनार सिस्टम से इसको लैस किया गया है। हेलफायर मिसाइल, इसके अलावा मल्टी मोड रडार और इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल कैमरों से इसको लैस किया गया है कि समुद्र की मोर्चे पर किसी भी दुश्मन के खिलाफ किसी भी ऑपरेशन को, चाहे उस गहरे समुद्र में पनडुब्बी के खिलाफ ऑपरेशन हो या कोई राहत और बचाव का काम हो, हर तरह के खराब से खराब मौसम में ये मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। ये हेलीकॉप्टर फ्रिगेट, युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर से आसानी से उड़ान भर सकता है। हमले के साथ साथ निगरानी और खोज बचाव में भी इस हेलीकॉप्टर का कोई मुकाबला नहीं। इसकी अत्याधुनिक तकनीक इसे साइबर थ्रेट से निपटने में भी सक्षम बनाती है। ये हेलीकॉप्टर हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की गतिविधियों पर लगाम लगाने में बेहद कारगर साबित होंगे। ये दुश्मन की पनडुब्बियों को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेते हैं। इनके घातक हमले से किसी भी पनडुब्बी का बचना नामुमकिन होता है। इसलिए ये हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह रचते हैं जिसे तोड़ने का कोई दुश्मन सोच भी नहीं सकता। गोवा से मनजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ताइवान के न्यू ताइपे सिटी में सर्कस थीम पर आधारित क्रिसमस लैंड में सैकड़ों लोग उमड़े। लाइट शो और रंग बिरंगी सजावट ने पर्यटकों का दिल जीत लिया। बिल्कुल, देखिए ऐसा सुंदर नजारा था कि हर कोई सेल्फी ही लेता दिखा, कोई अपने पालतू जानवर के साथ एंजॉय करता दिखा, क्योंकि न्यू ताइपे सिटी का क्रिसमस उत्सव 14 नवंबर से शुरू हो चुका है। 45 दिनों तक का है ये सेलिब्रेशन और पूरा शहर रोशनी में डूबा हुआ है। देखिए ताइवान के न्यू ताइपे सिटी में क्रिसमस का जश्न पूरे रंग में नजर आ रहा है। रोशनी से सजा ये विशाल क्रिसमस ट्री लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। कोई अपने पालतू जानवर के साथ तस्वीर खिंचवा रहा है तो कोई अपने साथी के साथ सेल्फी ले रहा है। हर कोई इस खास पल को कैमरे में कैद करना चाहता है। चांदनी रोशनी में चमकता क्रिसमस ट्री का टॉपर इस माहौल को और भी खास बना देता है। यहाँ सर्कस थीम पर आधारित क्रिसमस लैंड सजाया गया है। घूमता हुआ कैरोसेल बच्चों और बड़ों दोनों को खूब पसंद आ रहा है। बैंजियाओ इलाके में लगा ये क्रिसमस लैंड ताइवान ही नहीं बल्कि विदेशों से आए पर्यटकों को भी आकर्षित कर रहा है। क्रिसमस रेन, रंग बिरंगी लाइट्स और ऊपर से गिरती कृत्रिम बर्फ लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है।
आर्टिफिशियल स्नो बच्चों और बड़ों सभी के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है, क्योंकि ताइपे शहर में असली बर्फ सिर्फ पहाड़ों पर ही गिरती है। तस्वीरों के साथ लोग खाने पीने का आनंद भी ले रहे हैं। फूड स्टॉल्स पर खासी रौनक देखी जा रही है। लाइट टनल से गुजरते हुए लोग खुद को किसी जादुई दुनिया में महसूस कर रहे हैं। वहीं ताइपे 101 के पास भी क्रिसमस के खास सजावट की गई है। हर 15 मिनट में होने वाला लाइट शो लोगों को आकर्षित कर रहा है। न्यू ताइपे सिटी का ये क्रिसमस सेलिब्रेशन 14 नवंबर से शुरू हुआ है और 45 दिनों तक चलेगा। रोशनी, खुशी और जश्न के बीच लोग पूरे दिल से क्रिसमस मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जयपुर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। रखिए अपना ख्याल, कल फिर मुलाकात होगी शाम 5 बजे।